हेलो गाइस, ये गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर एजुकेशन लैब। देखिए, अब हम है ना इस लेक्चर के अंदर मैट्रिक टेंसर के बारे में बात करेंगे। मैट्रिक टेंसर को बोलते हैं दूरिक प्रदिश। पूरे लेक्चर में उसी के रिलेटेड रिगार्डिंग बात करेंगे। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि दूरिक टेंसर क्या है, दूरिक प्रदिश क्या होता है, मैट्रिक टेंसर क्या होता है, और प्रूव करो कि ये कोवेरिएंट टेंसर होता है, सहचर प्रदिश होता है। ये प्रूव करना होता है। ठीक है, ठीक चल रहा है ना, वॉइस ठीक आ रहा है? अच्छा, हाँ, ठीक है। ये प्रूव करना होता है। तो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अभी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग मैट्रिक टेंसर के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट पूछ लेता है कि व्हाट इज मैट्रिक टेंसर। दूरिक प्रदेश, दूरिक प्रदेश। देखिए, दूरिक प्रदेश क्या होता है, अभी लास्ट में जाके पता चलेगा। अच्छा, ये दूरिक प्रदेश होता है, ये मैट्रिक टेंसर होता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, आपने ये पढ़ा होगा कि हम लोग डीएल, जो डीएल होता है, डीएल वेक्टर मतलब डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट बोल दूं मैं, एग्जैक्ट बोलूं तो दो पॉइंट के बीच का जो दूरी है उसको कैसे लिखते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने पढ़ा था, कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको कैसे लिखते हैं, H1 du1 E1 कैप, H2 du2 E2 कैप, H3 du3 E3 कैप। ऐसे पढ़ा था ना हमने यूनिट नंबर 1 में, यही तो पढ़ा है कि कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे लिखते हैं। अगर ये कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेसिफिकली अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो आपने पढ़ा था कि ये ऐसे हो जाता है, डी एक्स आई केप, डी वाई जे केप, डी जेड के केप। ऐसा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर H1 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, H2 का भी वैल्यू 1 होता है, H3 का भी वैल्यू 1 होता है। तो ये इस वे में होता है। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसा है। ये आगे चलते हैं। आगे देखिए, समझिए, ये ऐसा है, डीएल आ गया। डीएल अगर स्क्वायर की बात करूं, डीएल वेक्टर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक सेकेंड। ये ऐसा है, बी होता है ना, बी, बी वन जो होता है वो होता है H1 E1 कैप। एक फॉर्मूला तो ये होता है बी का, आगे दूसरा फॉर्मूला बताऊंगा। B1 क्या होता है, H1 E1 कैप। इसी तरीके से B2 क्या होता है, H2 E2 कैप। और B3 क्या होता है, H3 E3 कैप। ऐसा होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, डी एल वेक्टर इक्वल टू H1 E1 कैप को B1 वेक्टर लिख देता हूँ इंटू DU1 प्लस H2U2 को क्या लिख देते हैं, B2 वेक्टर DU2 प्लस H3U3 को क्या लिख देते हैं, B3 वेक्टर DU3। क्लियर? ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये ऐसा हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेशन कर देता हूं मैं, BI वेक्टर DUI आई इक्वल टू 1 2 3। सिंपली 1 रखोगे तो पहला टर्म, प्लस 2 रखोगे सेकंड टर्म, ऐसे तीनों टर्म मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर 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 मैं ऐसा करूं, डीएल वेक्टर का स्क्वायर मतलब डीएल स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा, डीएल वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। एक डीएल वेक्टर को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेशन बी आई डी यू आई आई इक्वल टू 1 2 3। दूसरे को आई की जगह जे लिख देते हैं, वेरिएबल ही तो, डमी वेरिएबल है। तो दूसरे में हम लोग ऐसे लिख देते हैं, बी जे डी यू जे जे इक्वल टू 1 2 3। जे इसलिए लिखा है, डिफरेंट इसलिए लिखा था कि अपने को पता रहे कि अच्छा एक बार इस तरीके से लिया, एक बार इस तरीके से लिया, होगा तो मल्टीप्लाई ना। अब देखो, इनका जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं ऐसे, समेशन बी आई वेक्टर डॉट बी जे वेक्टर डी यू आई डी यू जे। ऐसे तो दो बार समेशन लगाना चाहिए, लेकिन मैं एक ही में दोनों लिख देता हूँ कि आई का वैल्यू भी और जे का वैल्यू भी 1 से 3 तक जाएगा, दोनों एक ही साथ लिख देता हूँ, अदरवाइज दो समेशन लगा दो एक ही बात। क्लियर? ये आ गया। वैसे देखा जाए तो हम लोगों ने ये बोला था कि अगर कोई वेरिएबल रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब भी क्या है, उसका मतलब भी आपका
समेशन ये है, तो ये फिर समेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी मैं कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मिल गया। अभी देखो क्या मिला अपने को, जो भी है फाइनली ये जो जाके मिलेगा ना, इसका जो वैल्यू वो होगा आपका मेट्रिक टेंसर। इसका जो वैल्यू मिलेगा वो होगा दूरी के प्रदिश। लेकिन अभी इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं समझिए। जैसे B1 होता है ना, B1, इसको अगर आपको याद हो तो हम लोग ऐसे लिखते थे, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U1। U1 होता था पहला वेरिएबल, ऐसे लिखा जाता था अगर आपको याद हो तो। जैसे हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऐसे बोलते थे कि अपने पास में सपोज आर वेक्टर है, एक्स आई के, वाई जे के, जेड के, है ना। अब अगर हम टेंसर में बात करें तो एक्स वाई जेड नहीं लिखते, x1 y1 z1 ऐसे लिखते, सॉरी x1 x2 x3, इनको वेरिएबल्स को ऐसे लिखेंगे। वेरिएबल्स विल बी लाइक x1 आई के, x2 जे के, x3 के। 1 2 3 का मतलब है कि ये फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड ये थर्ड है ना। अगर मैं डी आर वेक्टर की बात करूँ तो डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, dx1 आई के, dx2 जे के और dx3 के। ऐसा है। ये जो u1 u2 u3 अगर हम बात करें तो हम लोग ऐसे बोलते थे कि जैसे आपके पास में एक तो कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक तो कार्टिजन है, एक स्फेरिकल है। कार्टिजन में आपके पास में जहाँ पे x y और z है, जिसको आप x1 y1 सॉरी x2 x3 ऐसे बोल दे रहे हो, उसी तरीके से आपका जो दूसरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें आपके पास में u1 u2 और u3 तीन वेरिएबल है, जिनको हम लोग आर थीटा फाइव भी बोल देते हैं। इनको आप आर थीटा और फाइव भी बोल सकते हो, या आप इनको डैश में भी लिख सकते हो, तो डैश को बार में लिख सकते हो, मतलब आप इनको ऐसे लिख सकते हो x1 बार, x2 बार, x3 बार, ऐसे लिख सकते हो। मतलब तीन वेरिएबल, ये डिफरेंट फ्रेम में है, ये डिफरेंट फ्रेम में है, ये स्पेरिकल में, सपोज ये कार्टिजन में है। तो आप जब B1 कैलकुलेट करते थे तो ऐसे कैसे करते थे, यहाँ पे आप आर थीटा फाइव ले लो या रो फाइव थीटा ले लो, एक ही बात है ना, रो थीटा फाइव। आर को रो भी लिखते थे ना, मैं रो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आर हम लोग किसी और चीज को मानते तो रो लिख देता हूँ। तो इसमें तीन वेरिएबल होते थे, रो थीटा फाइव। तो देखो आप यहाँ पे जब B1 कैलकुलेट करते थे तो क्या करते थे, आप ऐसे करते थे डेल आर वेक्टर अपॉन डेल रो, फिर B2 के लिए डेल थीटा, फिर डेल फाइव, ऐसे करते थे, है ना। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा अलग वे में लिख रहा हूँ, समझना। आपको B1 कैलकुलेट नहीं करना, चलो B1 ही करना है, एक बार आप समझिए B1 करना है। तो आर डी आर या डेल आर जो होता है ये होता है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन U1 के रेस्पेक्ट में इसका इन सब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डेल आर का वैल्यू आप समझिए ये है, तो x1 का डिफरेंशिएशन होगा, फिर x2 का, फिर x3 का। तो पहले x1 का डिफरेंशिएशन होगा, x1 का u के रेस्पेक्ट में, आई केप तो आएगा साथ में, प्लस फिर x2 का, डेल x2 का u के रेस्पेक्ट में, u1 के रेस्पेक्ट में जे केप आएगा साथ में, फिर डेल x3 का, डेल u3 और k केप आ जाएगा साथ में। क्लियर है, ये मिल गया। बट u1 u2 और u3 के फॉर्म में नहीं लिखूंगा, u1 u2 u3 तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वहां से आप कनेक्ट कर पाओ जहां से हम लोग पढ़े हैं। टेंसर वाले मेथड में आप u1 u2 u3 स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो तो r थीटा फाइव हो जाएगा मान लो। बट आप टेंसर की फॉर्म में लिख रहे हो, आप कोई पर्टिकुलर स्पेरिकली नहीं बोल रहे हो या सिलेंड्रिकल या पर्टिकुलर कोई सिस्टम नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि कोई भी सिस्टम हो सकता है। तो आप उसमें u1 u2 u3 की जगह आप, क्योंकि दूसरा सिस्टम है ना, तो इसमें आप x1 बार, x2 बार, x3 बार वेरिएबल्स को ऐसे लिखना है आपको। एक सेकंड, मैंने मिस्टेक क्या किया है यहाँ पे, मिस्टेक क्या की है कि ये सबके u1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो सब जगह पे यहाँ पे u1 ही आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर B1 आता है तो B1 डेल x1, u1 की जगह हम लोग, क्योंकि u1 क्या है, पहला वेरिएबल है दूसरे फ्रेम में, u2 क्या होगा, दूसरा वेरिएबल होगा, ये होगा, मतलब आपका u1 क्या है, ये है, u2 क्या है, ये है, u3 क्या है, ये, एक तरीके से, है ना। तो u1 की जगह ये लिख दो आप, तो ये डेल x1 बार आई के प्लस डेल x2, u1 है यहाँ पे भी, x2 नहीं है सॉरी, 1 ही है बार, जे के प्लस डेल x3
डेल u1 है, u1 मतलब ये के क्लियर है? ऐसे लिख सकते हैं। ये तो b1 को लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसका जनरल फॉर्म लिखता हूं एक बार। इसको जनरल मतलब b1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ bi, कोई भी हो सकता है। अगर bi लिख रहा हूं तो ये ऐसा आ जाएगा डेल एक्स वन। ये देखो वन यहाँ पे, इस वन की वजह से ये नीचे वन चल रहा है, इस वन की वजह से नीचे वन चल रहा है ना, तो इस वन की जगह नीचे वन चल रहा है, तो अगर मैं वन की जगह आई लिखूँ तो नीचे वाई आई आ जाएगा, आई के प्लस डेल एक्स टू डेल एक्स आई के, यहाँ पे तो जे कैप, यहाँ पे तो ये तो डायरेक्शन को शो कर रहा है ना, इस आई कैप का डिफरेंट मीनिंग है यहाँ पे। प्लस डेल एक्स थ्री डेल एक्स बार आई कैप। देखो ये चीजें मैं बता रहा हूँ कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड सी दिखने लग जाती है, बहुत सारे वेरिएबल्स हो गए बहुत सारे, तो एक एक चीज को मैं, अगर आप एक एक चीज को ठीक से धीरे 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 समझोगे ना और लिखोगे एक बार, तो ये समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा हो गया, यहाँ पे आई लिख दिया तो नीचे आई आई आ गया, अगर यहाँ पे जे लिख दिया लिख दूं मैं बी जे, तो क्या आ जाएगा, आई की जगह आपके पास में जे आ जाएगा, जे आ जाएगा, और यहाँ पे जे आ जाएगा। ठीक है, ये मिल गया, क्लियर है? अब मुझे देखो मुझे क्या चाहिए, मैंने बोला था कि आपके पास में जो जी आई जे है वो क्या है, जी आई जे नहीं, जो आपका मेट्रिक टेंसर है, दूरिक प्रदिश है, वो क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है ना, मैंने बोला था यहाँ पे ऊपर दूरिक प्रदिश क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है ना, तो बी आई वेक्टर डॉट बी जे वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, इसको क्या बोलते हैं, दूरिक प्रदिश, मेट्रिक टेंसर। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग जी आई जे बार से ऐसे लिख रहा हूं मैं, ये बी आई वेक्टर डॉट बी जे वेक्टर, क्योंकि मैं दूसरे वाले फ्रेम में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इसमें बार लिख देता हूँ, u1 u2 u3 वाला जो फ्रेम है ना, दूसरा वाला डैश वाला एक तरीके से समझ लीजिए, उसमें कैलकुलेट कर रहा हूँ इनका डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे बार लिख देता हूँ, इसको जी 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 फोर मेट्रिक टेंसर है यहाँ पे, ये जी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, मेट्रिक टेंसर को, दूरिक प्रदिश को, तो दूरिक प्रदिश के घटक आ जाएंगे, आप यहाँ पे वन वन लिखोगे तो पहला घटक आ जाएगा, वन टू लिखोगे सेकंड, इस तरीके से कंपोनेंट आ जाएंगे उसके। अभी देखो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखो, मतलब इसका इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आई आई वाले के साथ जे जे वाला के वाले के साथ में प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ए इसके साथ में आई आई वाले के साथ में, तो ये आएगा डेल एक्स वन डेल एक्स, ये इसके साथ में आ जाएगा डेल एक्स बार आई डेल एक्स वन डेल एक्स बार जे, प्लस ये इसके साथ में डेल एक्स टू डेल एक्स बार आई डेल एक्स टू डेल एक्स बार जे, प्लस डेल एक्स थ्री डेल एक्स बार आई डेल एक्स थ्री डेल एक्स बार जे, ये आ गया, ये जी आई जे का वैल्यू है एक तरीके से, ये इसका वैल्यू है, इसको मैं समेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ ऐसे, इसको समेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डेल एक्स के डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार डेल एक्स के डेल एक्स जे, के का वैल्यू मान लो 1 2 3 चलाऊं मैं, तो देखो नीचे तो सब में यही आ रहा है, सेम कॉमन आ रहा है ना, कॉमन नहीं मतलब सेम चीज रिपीट हो रही है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, तो आप के का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 1 पहला टर्म मिल जाएगा, फिर 2 रखोगे तो 2 2 सेकंड टर्म मिल जाएगा, फिर 3 रखोगे, तो इस तरीके से इसको समेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, ये समेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ जे आई जे, ये मैट्रिक टेंसर का वो मिल गया अपने को, दूरिक प्रदेश का फॉर्म। आप चाहो तो ये समेशन हटा भी सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि के कोई भी वेरिएबल रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, समेशन ही होगा, रिपीट हो रहा है ना, इसका मतलब समेशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन लिख देते हैं एक दूसरी चीज, ये किसका वैल्यू है, इसी का वैल्यू आया ना,
अरे ये इसी का तो वैल्यू है, बी आई वेक्टर डॉट बी जे वेक्टर। ठीक है, तो आपका जो डीएल चल रहा था ना, डीएल स्क्वायर, ये क्या चल रहा था, ये था आपका समेशन बी आई वेक्टर डॉट बी जे वेक्टर और डी यू आई डी यू जे, ऐसा ही है। तो आप इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हो, जी आई जे, जी आई जे, या ये पुट कर दो, या फिर इसकी जगह डायरेक्ट जी आई जे कर दो, जी आई जे। समेशन लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, अदरवाइज हटा भी सकते हो, क्योंकि रिपीट हो रहा तो समेशन का मतलब भी वही है, डी यू डी यू आई डी यू जे। ठीक है, अभी देखिए इसकी जगह ये लिख दिया मैंने, इसकी जगह पे चाहे तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, ये क्या है u1 u2 इस तरीके से आएंगे ना, u वाले वेरिएबल आएंगे, मतलब एक तरीके से हमने u वाले वेरिएबल्स को क्या माना है यहाँ पे, देखो हमने u वाले वेरिएबल कौन हुए, डैश वाले हुए ना, डैश वाले मतलब बार वाले। तो अगर आपके पास में ऐसे आता मान लो u1, तो आप तो उसको ऐसे लिख सकते थे x1 ऐसे, है ना। अब आपके पास में आया ui, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x बार 1 की जगह i लिखा हुआ बस। इसको भी ऐसे कर सकते हो, डी यू, यू को हम x लिख दे रहे हैं ना, x बार i डी एक्स बार जे, जी आई जे। हर एक चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये हर एक चीज पे आपको थोड़ा सा क्वाइट कॉन्शियस रहना पड़ेगा, ताकि आप चीज में मिस्टेक ना करो। हर चीज में बता रहा हूँ कि ये कैसे हो पाई, ये कैसे हो पाई, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, लिखोगे और सोचोगे इसके बारे में, तब जाके ये चीज हो पाएगी। समझने में तो ऐसे लगेगा कि हाँ यार ठीक लग रहा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा, लेकिन आपको बोला जाए ना कि अब आप कुछ लिखो, तो आप एक एक सिंगल लाइन भी नहीं लिख पाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं की हुई। कहाँ पे बार लगाना है, कहाँ पे ऊपर लिखना है कि आई कहाँ लिखना है, जे कहाँ लिखना है, कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसकी। ठीक है, तो आपको इस चीज को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना। देखो मैथमेटिकल फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और आपका जो मैथमेटिकल फिजिक्स में जो टॉपिक्स गिवन है, भले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ले लो, यूनिट नंबर फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, या जो भी यूनिट है, सब में चीज़ें क्या कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब मैथमेटिकली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, चीज़ों में बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। ठीक है, और है मैथमेटिकल फिजिक्स जो है, बाकी और फिजिक्स के जो सब्जेक्ट है उनके कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड लगती है, क्योंकि इसमें समझने का मतलब फिजिकली ऐसे आप सोचो कि ऐसा हो जाएगा फिजिक्स की तरीके से, तो वैसा तो कुछ सीन होता नहीं है इसमें। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको मैथमेटिक्स की तरह ही डील करना पड़ेगा इसको। ये आ गया, ये फाइनल ये मिल गया। ये जो है ये आपका क्या है, दूरी प्रदिश है, ये मेट्रिक टेंसर है। ठीक है, मेट्रिक टेंसर के कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से आप, एक मैट्रिक टेंशन के कंपोनेंट को शो करता है, घटकों को बताता है, ये जैसे 1 1 2 2 इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा वो, तो मैट्रिक्स के कंपोनेंट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, हमने क्या क्या किया अभी सुन लो। पहली चीज हम लोग कोई भी कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, वक्र रेखीय निर्देशांतर, भरे वो कार्तीय निर्देशांतर हो, स्फेरिकल हो, कार्टेशियन हो, कोई सा भी हो, है ना, सबका कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं डीएल वेक्टर को, मतलब अल्पांश दूरी को, लाइन एलिमेंट होता है ना उसको ऐसे लिखते हैं, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल डिस्टेंस को। अभी b1 b2 b3 इस तरीके से होते हैं, तो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके b की टर्म में लिख दिया। अब देखो डीएल वेक्टर है, इसको समेशन की फॉर्म में ऐसे लिख दिया हमने। तो अगर डीएल वेक्टर का स्क्वायर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, डीएल का स्क्वायर करना हो तो क्या करते हैं, डीएल का स्क्वायर करना हो, डीएल का अगर स्क्वायर करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, डीएल वेक्टर को डीएल वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट यहाँ पर जैसे एक में आई में ले लेते हैं, एक बार जे में ले लेते हैं, ताकि वेरिएबल्स का डिफरेंस बता रहे हैं। ठीक है, अब इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट किया तो ये इसमें अलग अलग टर्म्स मिलेंगे, आई और जे को 1 2 3 तक पुट कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अब ये मैं बोल रहा हूँ कि ये मैट्रिक टेंसर होता है, तो अपने को इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, दूरी प्रदिश है। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने देखो क्या किया, हमने थोड़ा सा मैथमेटिक्स डेवलप किया है। b1 वेक्टर होता है तो हम लोग क्या लिखते थे कर्व लीनियर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u1, u1 मतलब
जैसे स्पेरिकल में ले रहे हो तो u1 u2 u3 ये क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई भी हो सकता है, तो वेरिएबल्स जो होंगे u1 u2 u3 उनको हम लोग x1 बार x2 बार x3 बार बार से लिख देंगे। जैसे स्पेरिकल में होगा तो ये बार वाले वेरिएबल क्या होंगे, r थीटा फाई, इस तरीके से हो सकते हैं। तो उनको ही मैं बार से लिख रहा हूँ, दूसरे टाइप के वेरिएबल हो गए। अभी ऐसे हो सकता है, अब डेल आर क्या होगा, डेल आर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। तो इसका मैं u1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके b1 कैलकुलेट कर सकता हूँ। अभी u1 नहीं ले रहा मैं, क्योंकि मुझे कोई जनरल कैलकुलेट करना है कि b1 नहीं कैलकुलेट करना, bi कोई भी हो सकता है, i मतलब 1 2 3 कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आता है वो यहाँ पे आ गया। bi कैलकुलेट किया, वैसे bj कैलकुलेट कर लिया, bi bj को मल्टीप्लाई किया तो डॉट प्रोडक्ट किया तो ये आ गया, और इसको समेशन फॉर्म में लिखा तो ये g है, g मैट्रिक टेंसर है। ये मैट्रिक टेंसर के कंपोनेंट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दूरी प्रदिश के कंपोनेंट। ठीक है, वैसे मैट्रिक टेंसर को हम लोग जी से लिखते हैं, जी या जी बार, एक फ्रेम में कैलकुलेट करेंगे जी, दूसरे फ्रेम में जी बार हो जाएगा। तो अभी जैसे हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेकंड वाले फ्रेम में कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए इसको बार लिख दिया। ठीक है, ये कंपोनेंट को शो करता है। अभी ये इसका वैल्यू हम लोग लाके यहाँ पे रख देते हैं। चाहो तो आप समेशन अप्लाई भी कर सकते हो, चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो, क्योंकि आई और आई रिपीट हो रहा है, जे और जे रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन का मतलब ये है कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली समेशन करना है। जो वेरिएबल रिपीट हो रहा है उस पर समेशन हो जाएगा। आई रिपीट हो रहा है मतलब आई पे भी समेशन होगा, जे रिपीट हो रहा है मतलब जे पे समेशन होगा। यहाँ पे वैसे समेशन लगे हुए थे, मैंने यहाँ से हटा दिए। कुछ भी कर सकते हो आप, है ना, मतलब अप्लाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, वैसे डमी वेरिएबल आ गए तो लगाने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी वैसे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये यहाँ तक दूरी प्रदिश हो गया, मैट्रिक टेंसर हो गया। अब आगे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, जैसे मैंने नोट्स में लिखवा रखा है, क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, कहाँ है कि मैट्रिक टेंसर इज ए कोवेरिएंट टेंसर। दूरी प्रदिश जो है क्या है, सहचर प्रदिश है। दूरी प्रदिश क्या होता है, सहचर प्रदिश रहता है। इसका मतलब, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ऐसा है, समझिए। देखिए एक फ्रेम के अंदर अपने पास में दूरी प्रदिश जो मैट्रिक टेंसर है वो है जी आई जे एक फ्रेम में, दूसरे में क्या होगा जी आई जे बार। तो जब मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूं या इसको इसमें कन्वर्ट करूं, तो वो जो कन्वर्जन का जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला कोवेरिएंट बोल रहा ना ये, तो कोवेरिएंट टाइप का बनना चाहिए। अगर कॉन्ट्रावेरिएंट बोलता है तो कॉन्ट्रावेरिएंट टाइप का बनना चाहिए, अगर मैं एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं तो। ठीक है, तो हम लोग इसका कन्वर्जन करेंगे कि एक फ्रेम में पता दूसरे फ्रेम में कैलकुलेट करें। तो देखो जैसे मान लो कि एक फ्रेम में आपके पास में है, आपको इसमें पता है, कौन से फ्रेम में पता है, आपको इस फ्रेम में पता है, मान लो एस वाले एस बार में पता है, आपको एस में कैलकुलेट करना है। एस बार में आपका जो टेंसर है ये कैसा है, जी आई जे बार, दूसरे में होगा वो जी होगा, है ना, और वेरिएबल जैसे आई जे है वहां पे कुछ और मान लो, म्यू एंड न्यू मान लो। क्लियर है, यहाँ पे जैसे वेरिएबल्स होंगे, यहाँ पे वेरिएबल है जैसे x1 बार x2 बार, इस तरीके से बार वाले होंगे। मतलब ये आई जे मतलब 1 2 की जगह ऐसे आ गया आई जे, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से इसमें जो होंगे वो x1 x2 इस तरीके के वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक रूल होता है इसमें कि जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये एक फ्रेम से मेजर करो, मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेजर करो या दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेजर करो, दोनों में इक्वल आता है। मतलब आप बार वाले में मेजर करो या विदाउट बार वाले में मेजर करो, ये जो डिस्टेंस है वो सेम आएगा। मतलब डिस्टेंस सेम आएगा। मान लो ये बार वाले में डिस्टेंस मेजर किए मैंने, तो बार वाले में जो डिस्टेंस का स्क्वायर है और बिना बार वाले में डिस्टेंस का स्क्वायर है, दोनों बराबर होंगे। बार वाले में जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो क्या है, ये है, बार वाले में डिस्टेंस का स्क्वायर है ये है जी आई जे बार डी एक्स बार आई डी एक्स जे बार, और इसके अंदर जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो डिस्टेंस जो है उसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे इसमें बार है तो इसमें विदाउट बार आ गया जी, इसमें आई जे है तो इसमें म्यू एंड न्यू लिख लो। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल डी एक्स बार है तो इसमें बार नहीं आएगा, म्यू है तो यहाँ पे म्यू लिख लो, और एक मान लो डी एक्स न्यू लिख लो। ये दोनों चीजें बराबर होती है, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो इनवेरिएंट होता है, निश्चर होता है। निश्चर मतलब अलग अलग फ्रेम से देखने पे भी सेम रहेगा।
ठीक है, एक तरीके से कांस्टेंट समझ सकते हो आप, है ना। अब देखिए क्या है, अपने को एक चीज पता है कि मान लो कि एक्स म्यू है, मतलब कोई भी वेरिएबल है, तो वो क्या होता है, जैसे ऐसा है आर जो है, आर मान लो आर वेक्टर है, वो आर एक्स वाई और जेड इनका कंपोनेंट हो सकता है ना, ये कंपोनेंट हो सकता है, दूसरे फ्रेम में हो गया ये, है ना। आर वेक्टर एक्स वाई और जेड का कंपोनेंट हो सकता है। अगर एक्स वाई जेड का कंपोनेंट है तो मैं अगर ऐसे कैलकुलेट करूं डी आर यहाँ से, तो डी आर क्या होगा, पहले हम आर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इंटू डी एक्स करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर y भी वेरिएबल है तो फिर r का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर dy करेंगे, और ऐसा चलता जाएगा, जितने वेरिएबल वैसे ऐसे आएगा। तो सिमिलर वे में मान लो कि x म्यू है, जैसे r अपने फ्रेम से निकल के दूसरे फ्रेम के वेरिएबल्स का फंक्शन है, वैसे ही x म्यू भी सपोज x1 बार x2 बार इनका फंक्शन है, ठीक है, इनका फंक्शन है। तो मान लो ये एक आर की तरह ही है, यहां पे भी अगर इसमें चेंज कैलकुलेट करना हो तो डी एक्स कर दिया मैंने, क्या किया मैंने, डी एक्स, म्यू चल रहा है म्यू, तो डी एक्स क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, इस वजह से मान लो पहले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, पहले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटू डी एक्स बार पहला वेरिएबल प्लस दूसरा वेरिएबल, फिर तीसरे वेरिएबल, सब वेरिएबल्स के लिए होगा, तो सब वेरिएबल्स के लिए होगा, तो मैं सब वेरिएबल्स का ऐसे नहीं करके मैं ऐसे बोल देता हूँ, सब वेरिएबल्स के लिए हो रहा है ना, तो इसको वन वन नहीं कर रहा, इसको मैं जनरल कर देता हूँ, मान लो इसको इसको कुछ मैं आई लिख देता हूँ, आई, आई का वैल्यू 1 2 3 4 जितने भी वेरिएबल होंगे उतने के लिए आ जाएगा, और आई रिपीट हो रहा है, मतलब आई का मतलब ऑटोमेटिकली समेशन ही है, मतलब मैं यहाँ पे समेशन लिखूं और आई वन लिखूं तो पहले वेरिएबल के करेस्पॉन्डिंग फिर दूसरा टर्म फिर तीसरा टर्म ऐसे मिलते जाएंगे। तो हम लोग क्या करें, समेशन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आई का मतलब ही आई ऊपर नीचे रिपीट हो गया, इसका मतलब समेशन है, ठीक है, ऐसे आ गया। इसी तरीके से अगर मेरे को मान लो कोई दूसरा वेरिएबल है न्यू, उसका कैलकुलेट करना हो तो मैं उसको ऐसे ले सकता हूँ, न्यू का करना है ना, न्यू का, तो ये हो जाएगा डेल एक्स बार, और यहाँ पे मान लो इसको ले रहे हो जे, तो ये जे ले लो, ठीक है ना। इस सिस्टम से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या किया, एक वेरिएबल है उसको मैं इनका मतलब सॉरी एक एक्स म्यू है मान लो कोई भी कंपोनेंट है, उसका मैं हम लोग इन 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 वेरिएबल्स के टर्म में इसका फंक्शन ले लेते हैं, तो इसमें चेंज होगा तो क्या होगा, पहले इसका इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा इनटू डीएक्स, फिर इसका इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा फिर इनटू डीएक्स टू, ऐसे होगा। तो x1 आता फिर 2 आता, तो मैं 1 2 3 की जगह मैं आई लिख देता हूँ इन जनरल, इसी तरीके से म्यू की जगह न्यू करूँ तो इसको जे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे पुट हो जाएगी तो क्या आएगा, यहाँ पे पुट होगा तो क्या आएगा, देखिए जी आई जे का बार डी एक्स आई बार इंटू डी एक्स जे बार, ठीक है, लेफ्ट साइड में ये चल रहा है, राइट साइड में आएगा जी म्यू न्यू, और ये दोनों के वैल्यू, ये दोनों के वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा, डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स बार आई इंटू डेल एक्स न्यू डेल एक्स जे, और ये दोनों वैल्यू डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे, राइट। ये चीज यहाँ पे भी है और इधर भी है, कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा, जी आई जे बार इक्वल टू जी म्यू न्यू, एक बार मैं पहले इनको लिख देता हूँ, डेल एक्स म्यू डेल एक्स बार आई डेल एक्स न्यू डेल एक्स बार जे जी म्यू न्यू, क्या मिला, ये मिला कि आपको एक फ्रेम में पता है जी, ये दूसरे फ्रेम में कैलकुलेट कर लिया, और कैलकुलेट करते वक्त ये फॉर्मूला देखो किस टाइप का है, पहली चीज तो ये टेंस रेट सेकंड रैंक का, दो रैंक का है ना, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं,
अभी देखो ये कैसा आया है, ये जो सीन है यहाँ पे बार और ये वेरिएबल्स ये आ रहे हैं यहाँ पे, बार और वेरिएबल्स यहाँ पे आ रहे हैं, और ये जो चीजें हैं ये आ रही है यहाँ पे। देखिए इस टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो कोवेरिएंट टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है ये, अगर आपको याद हो तो पीछे पलट के पन्ने देख लेना, जो एक दो लेक्चर जो पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा था कि कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे होता है कि यहाँ पे जो आता है बार के साथ में वो यहाँ आ जाता है और ये वाली चीजें यहाँ पे आती है। तो ये कैसा है, कोवेरिएंट टाइप का ट्रांस, यही बताना था कि ये जी है, जी कैसा कोवेरिएंट टेंसर है, कैसा है सहचर प्रदिश, क्योंकि सहचर प्रदिश का ही ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हो सकता है। क्लियर है, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं। यहां तक पहुंच चुके थे हम लोग कि डीएल का वैल्यू ऐसे मिल गया था। अब हम लोगों ने ये बोला कि एक फ्रेम में पता दूसरे फ्रेम में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दूसरे फ्रेम में कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, ताकि अपने को ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला मिल जाए और वहां से हम बता सके कि कॉन्ट्रावेरिएंट टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कोवेरिएंट, और वहां से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से हमने एक फ्रेम में इनको ऐसे बार के साथ में लिख दिया, दूसरे फ्रेम में विदाउट बार लिख दिया और वेरिएबल्स अलग कर दिए। अब हम लोगों ने एक बताया कि जैसे आर का एक्स वाई जेड के टर्म्स में फंक्शन हो सकता है, तो डी आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटू डी एक्स, ऐसे ऐसे करते हैं। सेम वैसे हमने ऐसे मान लिया कि एक्स म्यू है, इस एक्स म्यू का एक्स म्यू एक्स वन बार एक्स टू बार इनका फंक्शन है, तो हम लोग इसका डी एक्स म्यू कर रहे हैं, डी एक्स म्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका पहले इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटू डी एक्स वन बार, इसी तरीके से 2 3 सब आएंगे तो सब ऑटोमेटिकली आई लिख देंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली समेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से म्यू का भी कर लिया, दोनों का वैल्यू यहाँ पे रख दिया हमने और यहाँ पे रखा, तो कैंसिल आउट के फाइनली ये मिल जाता है। और वहां से पता चल रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक तरीके से जी का, वो कैसा हो रहा है, वो कोवेरिएंट टाइप का हो रहा है, क्योंकि कोवेरिएंट में ऐसा होता है ये नीचे आते हैं ये डेस बार वाले और आई जे वाले, और ये वाले यहाँ हो जाते हैं। अगर ये ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे तो फिर ये कॉन्ट्रावेरिएंट टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अभी जैसे आगे एक वेलोसिटी का भी क्वेश्चन करेंगे, वहां से और पता चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि मैट्रिक टेंसर क्या होता है, व्हाट इज मैट्रिक टेंसर, और फिर पूछता है कि मैट्रिक टेंसर को प्रूव करो कि वो कोवेरिएंट टाइप का टेंसर होता है। दिस इज सहचर प्रदिश, तो सहचर प्रदिश के लिए ये करना पड़ेगा। ठीक है, इसके और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे, इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं। ठीक है।